Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, today we will discuss the question answers of our chapter number 7, The Necklace, from our supplementary book. So let's start with the very first question. What kind of a person is Madame Loisel and why is she always unhappy? Madame Loisel कैसी person है, कैसी इंसान है और वो हमेशा नाखुश क्यों रहती है? Now Madame Loisel is a young, pretty and ordinary but discontented woman. तो मैडम लॉयजल बहुत ही जवान, बहुत प्रीटी, बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल बट ऑर्डिनरी पर्सन है, एक सिंपल सी लेडी है, एक आम इंसान की तरह ही, बट डिसकंटेंटेड वुमेन. बट वो डिसकंटेंटेड है. डिसकंटेंटेड मीन्स डिससेटिस्फाइड. शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद हर लाइफ. शी बिलोंग्स टू अ हम्बल बैकग्राउंड बट ड्रीम्स ऑफ रिच एंड लग्जूरियस लाइफ. अब वो बिलोंग तो करती है एक लो मिडिल क्लास फैमिली से, एज वी हैव रेड दैट शी बिलोंग्स टू अ क्लरिकल फैमिली, बट उसके जो ड्रीम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई हैं और रिच पीपल की तरह है. एंड शी ड्रीम्स ऑफ लग्जूरियस लाइफ. शी वॉन्ट्स टू एंजॉय ऑल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज ऑफ द लाइफ. शी इज़ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी एंड वॉन्ट्स टू बी एडमायर्ड. अब वो बहुत सुंदर है, इसीलिए शी इज़ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी ऑल्सो. उसको अपनी ब्यूटी पे बहुत अभिमान है, बहुत प्राउड फील करती है कि वो सुंदर है. her meager resources are not enough to satisfy her expensive cravings. Meager means limited or small or less. अब जो उसके जो less resources हैं, these are not enough to satisfy her expensive cravings. Cravings means desires, passions. अब जो उसकी इच्छाएं हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट वाली हैं, लाइक रिच पीपल की तरह उसकी जो इच्छाएं हैं. शी वांट्स टू एंजॉय लग्जूरियस लाइफ. बहुत महंगी इच्छाएं हैं उसकी, बट जो उसकी रिसोर्सेज हैं, दैट मीन्स जो इनकम है फैमिली की वो बहुत ही लिमिटेड है. सो उसकी जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, बट उसकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा, उसके शौक जो है बहुत ज़्यादा महंगे हैं. दैट्स वाई शी ऑलवेज रिमेन्स अनहैप्पी. तो यही वजह है कि वो हमेशा अनहैप्पी रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड. अब मैडम लॉयजल के बारे में तो हमने पढ़ लिया, बट इसके हस्बैंड कैसे पर्सन है? हर हस्बैंड मॉइशल लॉयजल इज एन ऑर्डिनरी एंड सिंपल हार्टेड यंग मैन. अब उसके जो हस्बैंड है मिस्टर लॉयजल और मॉइशल लॉयजल, वो बहुत ही सिंपल सा पर्सन है और बहुत सिंपल हार्टेड इंसान है. दो ही इज़ अ क्लर्क बाय प्रोफेशन, ही इज़ कंटेंटेड विद हिज जॉब. अब चाहे वो एक छोटे से क्लर्क हैं एजुकेशन बोर्ड में, बट ही इज़ कंटेंटेड, बट फिर भी वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है. ऐसा नहीं कि जैसे मैडम लॉयजल डिससेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. उसके एकदम अपोजिट जो उसके हस्बैंड है, ही इज़ सेटिस्फाइड बाय द प्रोफेशन ही इज़ इन. Also, he is a caring and loving husband as he sacrifices his savings to get a very good dress for his wife. और साइड बाय साइड वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग एंड लविंग हस्बैंड भी हैं, बहुत केयर करते हैं अपनी वाइफ की, बहुत लव करते हैं. और ये हमें कहाँ से पता चलता है? क्योंकि he sacrifices his savings to get a very good dress for his wife. क्योंकि जो उन्होंने अपनी सेविंग्स की होती हैं गन खरीदने के लिए, शूटिंग गन खरीदने के लिए, वो उसको अपनी वाइफ के लिए ड्रेस लेने के लिए उसे दे देते हैं, जो 400 फ्रैंक्स उन्होंने सेव करके रखे होते हैं. तो इस तरह से वो अपने शौक को ख़त्म करके, अपनी डिज़ायर को ख़त्म करके, उसको सेक्रीफाइस करके अपनी वाइफ का पहले ख्याल रखते हैं और उसके लिए ड्रेस परचेज करते हैं. So next question is there, what fresh problem now disturbs Madam Loisel? अब फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी? ड्रेस की. अब वो सॉर्ट आउट होगी. मैडम लॉयजल के हस्बैंड ने उसको 400 फ्रैंक्स दे दिए एक ब्यूटीफुल ड्रेस लेने के लिए, प्रिटी ड्रेस लेने के लिए. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, नाउ व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम, बट यहाँ अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या डिस्टर्ब कर रही है मैडम लॉयजल को? दैट इज आफ्टर स्पेंडिंग अ फॉर्च्यून ऑन अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मैडम लॉयजल इज फेस्ड विद येट अनदर प्रॉब्लम. अब फॉर्च्यून क्या बोला गया है यहाँ पे? कि अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. सो एक बहुत ही अच्छा अमाउंट, जो एक गुड अमाउंट, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने के बाद ब्यूटीफुल ड्रेस के ऊपर मैडम लॉयजल जो है वो एक और प्रॉब्लम फेस करती है. वो क्या प्रॉब्लम है? शी फ्रेट्स ओवर द फैक्ट दैट शी डजंट हैव अ ब्यूटीफुल ज्वेल टू अडॉर्न हरसेल्फ विद. फ्रेट्स ओवर मीन्स शी फील्स एंग्शियस, बहुत ही वरिड है
कि उसके पास कोई सुंदर सा ज्वेल नहीं है, कोई पीस ऑफ ज्वेलरी नहीं है अपने आप को सजाने के लिए। So she asked her husband to pass on the invitation to someone else. तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, डिस्टर्ब है, और वो अपने हस्बैंड को कहती है कि आप ये इनविटेशन कार्ड किसी और को दे दो जो इस पार्टी के लिए ज़्यादा सुटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये ज्वेल की जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से सॉल्व होती है। When Marshall Lizer notices that Matilda is very sad as she is not having any jewel to adorn herself with, he suggests her to wear fresh flowers. अब जब मार्शल लाजर नोटिस करता है कि मैटिल्डा बहुत ही उदास है क्योंकि उसके पास कोई ज्वेल नहीं है, कोई पीस ऑफ ज्वेलरी नहीं है अपने आप को सजाने के लिए, उस पार्टी में जाने के लिए, तो वो उसको सजेस्ट करता है कि तुम कोई फ्रेश फ्लावर्स की ज्वेलरी पहन लो। बट मैटिल्डा डजंट लाइक द आइडिया, उसे ये आइडिया अच्छा नहीं लगता। देन ही एडवाइजेज हर टू बोरो सम ज्वेल्स फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। देन अगेन मार्शल लाइजर उसको आइडिया देते हैं, उसको एडवाइस करते हैं कि तुम अपनी फ्रेंड के पास जाओ जो बहुत ही रिच है, मैडम फॉरेस्टियर, और उससे कोई ज्वेल, कोई पीस ऑफ ज्वेलरी उधार ले लो। Thus the problem is solved as Madame Forestier lends her a beautiful diamond necklace. तो इस तरह से वो आइडिया उसको पसंद आ जाता है मैटिल्डा को, और उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है क्योंकि मैडम फॉरेस्टियर उसको एक डायमंड नेकलेस दे देती है उस पार्टी में पहनने के लिए। So next question is there, what do Mr. and Madam Larzil do next? अब इसके बाद वो दोनों क्या करते हैं, किसके बाद की बात हो रही है, जब वो नेकलेस खो देते हैं। तो When Marshall and Madame Larzil realized that the necklace was missing, they tried finding out where she could have lost it. अब ये दोनों नोटिस करते हैं जब कि नेकलेस गुम हो गया है, नेकलेस मिस हो गया है, तो हर उस जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां उन्हें लगता है कि नेकलेस गिरा हो सकता है या कहीं खोया हो सकता है, लाइक इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, और कहीं रास्ते में जहाँ पे वो पैदल चले थे, एंड सो ऑन। Therefore Larzil went over the tracks where they had come walking. तो फिर लार्जल क्या करता है, मार्शल लार्जल, वो उस रास्ते पर वापस जाता है जहाँ पर वो पैदल चलकर आए थे, वहाँ ढूंढने के लिए कि कहीं नेकलेस वहाँ तो नहीं गिर गया। When he found nothing, he went to the palace and to the cab offices. अब जब उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता रास्ते में, तो वो पुलिस स्टेशन और फिर उसके बाद कैब ऑफिस में जाता है वहाँ पे पता करने के लिए, और वहाँ पे एफआईआर फाइल करवाने के लिए। एंड ही इवन पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स ऑफरिंग अ रिवॉर्ड। और इसके बाद वो साइड बाय साइड न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट देते हैं कि जिसको ये नेकलेस मिलेगा उसके लिए एक रिवॉर्ड भी रखते हैं कि उसको प्राइज दिया जाएगा। He then asked Matilda to write a letter to Madame Forestier explaining that she had broken the clasp of the necklace and would return after getting it repaired. और दूसरी तरफ वो मैटिल्डा को बोलते हैं कि तुम अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर को एक लेटर लिखो जिसमें तुम उसे ये बताओ कि तुमसे उस नेकलेस का क्लास्प टूट गया है। क्लास्प होता है हुक या फिर लॉक, जो उसका लॉक है वो टूट गया है, एंड शी विल रिटर्न इट आफ्टर गेटिंग इट रिपेयर्ड, और वो उसे वापस करेंगे इसको रिपेयर करवाने के बाद। दिस गेव देम टाइम टू फाइंड द नेकलेस, और इस तरह से उनके पास कुछ टाइम अवेलेबल हो गया उस नेकलेस को ढूंढने के लिए। बट ऑल देयर एफर्ट्स वेंट इन वेन, बट उनके सारे के सारे एफर्ट्स बेकार गए, कोई रिजल्ट नहीं निकला। एंड फाइनली दे डिसाइडेड टू रीप्लेस द नेकलेस विद अ न्यू वन। और जब उन्हें नेकलेस नहीं मिला इतने एफर्ट्स करने के बाद भी, तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस नेकलेस को एक नया नेकलेस परचेज करके उसके साथ रिप्लेस करेंगे और मैडम फॉरेस्टियर को रिटर्न कर देंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, किस तरह से वो रिप्लेस करते हैं, किस तरह से इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। When all their efforts went in vain, Lazarus decided to buy a new identical necklace to replace the lost one. अब जब उनके सारे एफर्ट्स बेकार गए उस नेकलेस को ढूंढने के लिए और उन्हें वो नेकलेस नहीं मिला जो गुम हो गया था, तो लाइजल्स दैट मीन्स मिस्टर एंड मैडम लाइजल ने डिसाइड किया कि वो एक नया नेकलेस परचेज करेंगे जो उसी नेकलेस की तरह दिखता होगा जो उन्होंने खोया है। आइडेंटिकल मीन्स एकदम सिमिलर, थोड़ा सेम दिखता होगा, तो उसको वो रिप्लेस कर देंगे उसी
नेकलेस के साथ। दैट मीन्स वो मैडम फॉरेस्टियर को वो वाला जो नेकलेस गुम हुआ है वो ना देकर उसके जैसा ही एक नया नेकलेस परचेज करके दे देंगे। Madame Loisel Monsieur Loisel sacrificed 18,000 francs of his inheritance and borrowed the rest at a very high interest rate. अब मॉन्शर लॉयजल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे जो उसके फादर उसके लिए छोड़ गए थे एज हिज इनहेरिटेंस, जो उन्हें अपने फादर से मिले थे विरासत के तौर पर। एंड borrowed द रेस्ट एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, और बाकी के जो पैसे थे उन्होंने उधार लिए किसी से, मनी लेंडर से, और बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे। Thus the couple managed to buy a new necklace for 36,000 francs and returned it to the rightful owner. तो इसके बाद उन्होंने उस नेकलेस को, सेम जो आइडेंटिकल नेकलेस था, उसे परचेज किया 36,000 फ्रैंक्स में और उसको उसके ऑनर को, दैट मीन्स मैडम फॉरेस्टियर को, रिटर्न किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, द कॉस्ट ऑफ द लॉयजल्स लाइफ चेंज्ड ड्यू टू द नेकलेस, कमेंट। अब एक नेकलेस की वजह से जो मॉन्शर एंड मैडम लॉयजल की ज़िंदगी एकदम से चेंज होगी, उनकी लाइफ टोटली कंप्लीटली चेंज होगी। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? सो लेट्स सी। It took Loisels a decade to pay back the money they had borrowed to buy the necklace. अब पूरे 10 साल लग गए। Decade means a period of 10 years. लॉयजल्स को पूरे 10 साल लग गए उस नेकलेस के लिए जो उन्होंने उधार लिया था उसको वापस रीपे करने में। मतलब जो उन्होंने 18,000 फ्रैंक्स उधार लिए थे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उन्हें वो रिटर्न करने में पूरे 10 साल लग गए। एंड इट कम्प्लीटली चेंज्ड देयर लाइफ, और इस तरह से उनकी जो लाइफ थी इन 10 सालों में पूरी तरह से चेंज हो गई। नाउ दे हैड टू रीपे ऑल द मनी, क्योंकि अब उन्हें वो सारे पैसे वापस करने थे जो उन्होंने बोरो किए थे। एंड दे सेंट अवे द मेड एंड चेंज देयर लॉजिंग्स। अब उन पैसों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी मेड हटा दी एंड चेंज देयर लॉजिंग्स, और अपना घर भी चेंज कर लिया। दैट मीन्स जहाँ पे वो पहले रह रहे थे वहाँ पे मे बी किराया ज़्यादा था तो उन्होंने छोटा रूम ले लिया। दे रेंटेड अ रूम इन एन एटिक। अब वो एक एटिक में उन्होंने एक रूम लिया रेंट पे, जिसका रेंट ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि वो एटिक में था। सो मेटिल्डा नाउ डिड ऑल द ऑडियस वर्क्स ऑफ किचन। अब मेड हटा दी थी तो मेटिल्डा खुद ही सारे के सारे वर्क्स करती थी किचन के, जो उसको कभी भी पसंद नहीं थे। ऑडियस वर्क्स मीन्स एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, जो उसे कभी भी पसंद नहीं थे। सो वो सारे काम किचन के अब वो खुद ही करती थी। अब क्या क्या काम करती थी? शी वॉश्ड द डिशेज, वो बर्तन धोती थी। सॉइल्ड लाइनन, मिट्टी वाले कपड़े धोती थी। एंड देयर क्लोथ्स, अपने कपड़े, अपने हस्बैंड के क्लोथ्स, एंड द डिश क्लोथ्स और किचन टॉवल्स वगैरह, वो ये सब चीज़ें धोती थी। And she took down the refuse to the street each morning and brought the water-filled buckets upstairs, stopping at each landing to catch her breath. अब और क्या क्या काम करती थी? कपड़े धोना, बर्तन धोना, और इसके अलावा और क्या क्या काम थे? वो कूड़ा उठा कर ले जाती थी, जो घर में गार्बेज होता था, किचन का गार्बेज या फिर और साफ़ सफाई का जो डस्ट वगैरह होती थी उसे उठाकर वो नीचे स्ट्रीट में लेकर जाया करती थी हर सुबह, और पानी भरकर लाया करती थी बाल्टी में। बकेट्स मीन्स बाल्टी में पानी भरकर ऊपर लेकर आया करती थी। और अब क्योंकि वो थक जाती थी इन कामों से, उसे आदत नहीं थी ये सब काम करने की आदत नहीं थी, तो अपने ब्रेथ को सेट करने के लिए बीच बीच में कहीं रुक जाया करती थी। She used to go to the grocers, the butchers and the fruiters with her basket on her arm for shopping. She used to bargain. अब यहाँ पे और क्या क्या काम करती थी? वो कूड़ा उठाकर नीचे ले जाती थी, बाल्टियाँ भरकर पानी ऊपर लेके आती थी, घर के सारे काम करती थी, और साइड बाय साइड और क्या करती थी? मार्केट का भी वो काम करती थी कि ग्रॉसर की शॉप पे, बचर की शॉप पे, फ्रूटर्स की शॉप पे वो खुद ही जाया करती थी, अपने हाथ में अपनी बाजू में बास्केट लटकाकर वहाँ से सामान खरीदने जाया करती थी। एंड शी यूज्ड टू बार्गेन टू सेव देयर हार्ड अर्न मनी, और बहुत ही लो वैल्यू के अमाउंट के लिए भी वो बार्गेन किया करती थी,
थोड़े थोड़े पैसों के लिए भी वहाँ बार्गेन करके वो सामान खरीदा करती थी। मॉन्सियर लार्जेल ऑल्सो वर्कड इन द इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर। और मॉन्सियर लार्जेल भी दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा काम करते थे, वो एक्स्ट्रा वर्क करते थे, एक्स्ट्रा टाइम लगाते थे। एंड ही वर्कड इन द इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर। अब कुछ एक ट्रेडर्स का, कुछ एक मर्चेंट्स का वो अकाउंट सेट करने का, उनकी बुक्स को ऑर्डर में करने का, दैट मीन्स उनके अकाउंट्स का काम करते थे। एंड एट नाइट ही डिड कॉपी एट 5 सोज अ पेज। और नाइट टाइम में वो कॉपी वर्क करते थे जिसमें वो पर पेज 5 सोज लिया करते थे। एंड दिस लास्टेड फॉर 10 years। और ये सब पूरे 10 साल के लिए चलता रहा। एंड एट द एंड ऑफ दिस सेड पीरियड दे वर एबल टू रिस्टोर देयर लाइफ। और सिर्फ 10 साल के बाद ही ये पॉसिबल हो सका कि वो वापस अपनी पहली वाली लाइफ रिस्टोर कर पाए। दैट मीन्स जो सब उनके पास पहले था वो सब रीगेन कर पाए ओनली आफ्टर 10 years, ओनली आफ्टर द पीरियड ऑफ 10 years। और इस 10 सालों में उन्होंने अपना सारा का सारा जो बोरो किया था पैसा और इंटरेस्ट भी साइड बाय साइड ये सब भी पे कर दिया, मनी भी पे कर दिया और वापस अपनी लाइफ को रिस्टोर कर लिया। What was the cause of Matilda's ruin? अब मैटिल्डा की बर्बादी का कारण क्या था? How could she have avoided it? अब वो इस अपने ruin को, अपनी लाइफ जो उसकी स्पॉइल हो गई थी, उसको वो किस तरह से अवॉइड कर सकती थी? So Matilda's pride and her materialistic aspirations as well as her dissatisfaction paved the way for her ruin. अब सिर्फ सबसे बड़ा उसके लाइफ स्पॉइल होने का, उसके रुइन का, उसके बर्बादी का कारण क्या था? उसका प्राइड। दैट मीन्स शी वॉज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी एंड हर मटेरियलिस्टिक एस्पिरेशंस। अब उसने वैसी लाइफ में एडजस्ट नहीं किया था जैसे उसको दी गई थी भगवान की तरफ से। लाइक शी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ मिडिल क्लास फैमिली, बट उसने उस लाइफ में एडजस्ट नहीं किया। शी वॉज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी एंड शी वॉज वेरी मटेरियलिस्टिक। उसकी जो एस्पिरेशंस थी, उसकी होप्स और डिज़ायर्स, शी वॉन्टेड टू एंजॉय द लाइफ लाइक रिच पीपल एंड शी वॉन्टेड टू एंजॉय वेरी लग्जूरियस लाइफ, बट जैसा उसकी डेस्टिनी में नहीं था। तो ये सारी वजह ही थी कि वो, उसकी जो लाइफ थी वो पूरी तरह से स्पॉइल्ड होगी, रुइन होगी। शी ऑलवेज रिमेन्ड अनहैप्पी। वो हमेशा ही नाखुश रहती थी, उदास रहती थी, इसी वजह से कि वो गरीब है, पुअर है, वो रिच नहीं है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। शी फेल्ट दैट शी वॉज बोर्न ऑफ ऑल द डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। उसको ये लगता था कि वो इतनी सुंदर है तो उसकी लाइफ में बहुत सारी लग्जरीज होनी चाहिए, उसकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए, एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह उसको नहीं जीना है। So she disliked her circumstances. In whatever circumstances she was, वो उस चीज़ को बहुत डिसलाइक करती थी। उसको अपनी मिडिल क्लास फैमिली पसंद नहीं थी, उसको मिडिल क्लास स्टेटस पसंद नहीं था। तो शी वॉन्टेड टू बी वेरी रिच एंड वेल नॉन पर्सन। तो इसी वजह से उसकी जो लाइफ है वो खराब हो गई। अब वो इसको किस तरह से अवॉइड कर सकती थी इस चीज़ को? She could have avoided it by accepting and adjusting to her current situation and by being content with whatever she had. अब वो सारी इस चीज़ को, अपनी बर्बादी को अवॉइड कर सकती थी सिर्फ एक ही तरह से। किस तरह से? बाय एक्सेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू हर करंट सिचुएशन। जिस तरह की सिचुएशन में वो थी, जिस तरह से उसकी डेस्टिनी थी, उसको वो उसी हाल में एक्सेप्ट करती और एडजस्ट करती एंड उसी हाल में वो सेटिस्फाइड रहती और अपनी जो इच्छाएं थी, अपनी एस्पिरेशंस थी, उनको बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक नहीं लेकर जाती, तो वो अपनी लाइफ को स्पॉइल होने से बचा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू मैटिल्डा इफ शी हैड कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस। अब वो व्हाट वुड हैव हैपेंड टू मैटिल्डा, अब क्या होता अगर वो अपनी फ्रेंड को, मैडम फॉरेस्टियर को सही बता देती कि उसका नेकलेस जो है वो खो गया है, तो उस हाल में क्या होता? सो द आंसर इज दैट ट्रुथ एंड ऑनेस्टी वुड हैव सेव्ड मैटिल्डा फ्रॉम हर डूम इफ ओनली शी हैड बीन करेजियस इनफ टू कन्फेस टू हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट द नेकलेस। तो अगर वो अपनी फ्रेंड को सच्चाई बता देती
कि उससे उसका नेकलेस खो गया है, तो क्या होता, इस सच को बोलने से और ऑनेस्टी दिखाने से उसकी लाइफ जो है स्पॉइल होने से बच जाती। वो जितना उसने 10 इयर्स का जो उसका पीरियड था, वो जो इतना लॉन्ग टर्म उसने अपना बहुत ही ज़्यादा बुरी लाइफ बिताई, तो उस चीज़ से वो बच जाती। टेरिबल फेट दैट मीन्स जो उसने बहुत ज़्यादा बुरा टाइम स्पेंड किया, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी उसे, और साइड बाय साइड उसके हस्बैंड को भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्होंने पैसे बोरो किए, उसके लिए नेकलेस खरीदा अपनी फ्रेंड के लिए, उसको वापस किया और उसको उससे सच छिपाया। और रादर इसके अपोजिट अगर सच बता दिया होता तो उसको ये पता लग जाता कि उसकी जो कॉस्ट थी नेकलेस की वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उसे वो इजीली परचेज करके रिटर्न कर सकते थे। सो इस तरह से जो उनका 10 इयर्स का जो लाइफ थी वो एकदम से बहुत ही बेकार हो गई। तो उस चीज़ से वो बच सकती थी अगर वो सच बता देती, अगर उसके पास इतना करेज होता, इतना हिम्मत रखती कि वो सच बता देती। She would have come to know that it was not the real one and cost mere 500 francs. और सच बताने से क्या होता, उसे ये पता चल जाता कि वो जो नेकलेस उसने खोया है वो रियल डायमंड्स का नहीं था, रादर उसकी जो कॉस्ट थी वो सिर्फ 500 फ्रैंक्स थी। She would not have spent her husband's entire inheritance and borrowed 18,000 francs to pay for its replacement. और साइड बाय साइड क्या होता, जो 18,000 फ्रैंक्स जो उसके हस्बैंड के पास उसके फादर छोड़ गए थे एज इनहेरिटेंस, तो वो भी वो स्पेंड नहीं करते, वो भी बचे रहते, सेव रहते, एंड मोर ओवर वो 18,000 फ्रैंक्स उधार भी नहीं लेते, इंटरेस्ट भी नहीं पे करना पड़ता उसको, 18,000 फ्रैंक्स को वापस रीपे भी नहीं करना पड़ता जो उन्होंने रिप्लेसमेंट ऑफ नेकलेस के लिए लिए थे। In fact, she would have saved herself and her husband from 10 long years of crushing poverty, misery and back-breaking labor. और एक्चुअल में इन सबसे ज़्यादा तो और क्या होता, सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन्हें ये होता कि उनके जो 10 साल वेस्ट गए, उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड लेबर करनी पड़ी, बैक ब्रेकिंग लेबर, दैट मीन्स कमर तोड़ मेहनत जो उन्हें करनी पड़ी, और बहुत ज़्यादा एंग्विश और पेन फील हुआ उन्हें, जो फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस हुआ, और पॉवर्टी की जो लाइफ उन्होंने स्पेंड की पूरे 10 साल, उस सब से वो बच जाते अगर वो सच बता देती अपनी फ्रेंड को कि उससे उसका नेकलेस खो गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ़ यू वर कॉट इन अ सिचुएशन लाइक दिस, हाउ वुड यू हैव डेल्ट विद इट। अब आप इमेजिन करो कि अगर आप मैडम लाइजल की जगह पर हो, इसी तरह की किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो आप किस तरह से इस प्रॉब्लम को डील करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, foremost of all, I would have done my best not to become a victim of my own pride and aspirations. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी प्रायोरिटी रहेगी ये होगा कि मैं अपने आप को, अपने ऊपर अपनी जो प्राइड है और अपनी जो होप्स हैं, अपनी डिज़ायर्स हैं, उनको अपने ऊपर ओवरबर्डन या ओवरकम नहीं करने दूंगा, कि ऐसा नहीं होगा कि मैं अपनी ही डिज़ायर्स का, अपनी ही एस्पिरेशंस का शिकार हो जाऊं और वो मेरे ऊपर हावी हो जाएं, मुझे ओवरकम कर लें और मैं अपनी एस्पिरेशंस के अंडर ही दबा रहूं और उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करूं और मटेरियलिस्टिक लाइफ को अपने ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होने दूंगा, अपने आप को ओवरकम नहीं करने दूंगा। So if I was caught in such a situation, I would have let the truth out and then face the consequences. और अगर मैं मैटिल्डा की जगह पर होता और ऐसी ही किसी सिचुएशन में फंस जाता, तो मैं सच्चाई का सामना करता, मैं सच बोल देता और जो भी रिजल्ट होता वो भी उसे भी मैं फेस करता, बिकॉज ऑनेस्टी वुड हैव बीन द वे आउट फॉर मी। और जो ऑनेस्टी है, सच्चाई का रास्ता, ट्रूथ, दैट विल बी द वे आउट फॉर मी। वे आउट मीन्स वे टू एस्केप फ्रॉम दिस सिचुएशन। सो इस सिचुएशन से बाहर निकलने का मेरे लिए ऑनेस्टी ही रास्ता रहती, ट्रूथ ही रास्ता रहती, कि मैं सच बोल देता और जो भी होता उसके बाद उसी तरह से रिएक्ट करता। रादर ये नहीं होता कि अपनी एक सच को छिपाने के लिए उसके लिए पूरे अपनी लाइफ को स्पॉइल कर दूं, ऐसा नहीं होता। So next is there, talk about it. So let's see the first question under this topic, talk about it. The characters in this story speak in English. Do you think this is their language?
What clues are there in the story about the language its characters must be speaking in? अब यहाँ पे जो हमें स्टोरी दी गई है उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो इंग्लिश बोल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये उन्हीं की लैंग्वेज है? ये दैट मीन्स दे आर जस्ट द स्टोरी इज रिटन इन इंग्लिश? क्या आपको लगता है कि एक्चुअल में जो कैरेक्टर्स थे वो इंग्लिश में ही स्पीक कर रहे थे, डायलॉग जो उनके इंग्लिश में थे? सो व्हाट क्लूज आर देयर इन द स्टोरी? कुछ ऐसे क्या क्लूज हैं, क्या सिग्नल्स हैं, क्या साइंस हैं जिससे हमें पता चलता है कि अबाउट द लैंग्वेज इट्स कैरेक्टर्स मस्ट बी स्पीकिंग इन, कि उनके जो इस स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे होंगे, ये हमें कहाँ से पता चलता है? Though the characters in the story speak in English, it is not their language. अब चाहे जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो इंग्लिश में हमें शो किया गया है कि वो इंग्लिश बोल रहे हैं, बट इट इज़ नॉट देयर लैंग्वेज, बट ये उनकी लैंग्वेज नहीं है, उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, because Maupassant wrote the story in French and it was translated into English. क्योंकि जो Maupassant है वो एक फ्रेंच राइटर है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है और वो फ्रेंच में ही लिखते हैं, तो उन्होंने जो स्टोरी है वो फ्रेंच में लिखी एंड आफ्टरवर्ड्स इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, और बाद में ये इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई. अगेन द टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी थ्रोज अप इनफ वर्ड्स इन फ्रेंच टू प्रूव इट अदरवाइज. और अगर हम दूसरी तरफ भी देखें तो हमें स्टोरी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, इंग्लिश में नहीं, और इससे ये प्रूव होता है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो इंग्लिश नहीं बोल रहे, रादर they are speaking French and the story is afterwards translated into English language. First, the names of the characters like M.M.E. Loiser, M.M.E. Forestier and the minister's name George Ramponneau indicate their French origin. अब ये नाम ही अगर देख लें, मैडम लाइजर, मैडम फॉरेस्टियर एंड मिनिस्टर्स, और जो मिनिस्टर का नाम है उसकी वाइफ का नाम है, एंड ये सब जो नेम्स थे ये इंडिकेट करते हैं कि ये फ्रेंच ओरिजिन को बिलोंग करते हैं, ये फ्रेंच नेम्स हैं, ये हमारे इंडिया में ऐसे नेम्स नहीं चलते. सो एमएमई जैसे मैडम के लिए ये शॉर्ट फॉर्म है एमएमई, ये भी फ्रेंच का ही एब्रीवेशन है. देन द वर्ड्स फॉर करेंसी लाइक फ्रैंक एंड सो शो द सेम. और उसके बाद दूसरे और भी वर्ड्स हैं, नेम्स तो हैं ये, और इसके अलावा जैसे फ्रैंक जो कि फ्रेंच करेंसी है, सो दैट इज ऑल्सो फ्रेंच करेंसी, तो इनसे भी हमें पता चलता है कि द स्टोरी इज रिटन इन फ्रेंच लैंग्वेज. ऑल्सो द शॉप्स लोकेशन एट पैलेस रॉयल एंड शैम्स-एलीज़ पॉइंट आउट द फ्रेंच हिस्ट्री ऑफ द कैरेक्टर्स एंड द स्टोरी. अब जो लोकेशन की बात की गई है यहाँ पर एक शॉप के नेम की, लाइक पैलेस रॉयल एंड शैम्स-एलीज़, ये भी फ्रांस में ही है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि इट इज रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. सो गिव योर आइडियाज अबाउट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. सो आंसर इज दैट ऑनेस्टी इज डेफिनेटली द बेस्ट पॉलिसी. Definitely, of course, we know that honesty is the best policy because falsehood and hypocrisy seem very attractive and rewarding at first, but the path they tread on leads to nothing but misery, evil and utter gloom. अब ये है कि जो फॉल्सहुड है, अगर हम झूठ बोल देते हैं, या हिपोक्रेसी है कि दिखावा करते हैं किसी चीज़ का, तो ये सब चीज़ें पहले तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं और रिवॉर्डिंग लगती हैं. ऐसा लगता है कि हमें कुछ इसका जो है रिवॉर्ड जो है वो मिल गया, कि हमने झूठ बोला तो वो हमारे लिए सक्सेसफुल हो गया. बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि द पाथ दे ट्रेड ऑन, क्योंकि जिस रास्ते पर ये हमारा झूठ चलता है या दिखावा चलता है, इट लीड्स नथिंग बट मिजरी, ईवल एंड अटर ग्लूम. बट आफ्टरवर्ड्स अगर हम कंटिन्यूसली फॉल्सहुड और हिपोक्रेसी के रास्ते पर चलते जाएं तो आफ्टरवर्ड्स हमें कुछ भी नहीं मिलता, रादर वी जस्ट गेट मिजरी, जो कि हमें मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस मिलता है, ईवल बुराई मिलती है, दैट मीन्स हमें नेगेटिव फीलिंग्स आती रहती हैं, हम झूठ बोलते रहते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिव इन इटसेल्फ, एंड अटर ग्लूम, और कंप्लीट ग्लूमी लाइफ हमारी हो जाती है, कम्प्लीटली उदास हो जाती है लाइफ, एक तरह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड और डिसअपॉइंटेड लाइफ हो जाती है. एज यू कैन सी इन द स्टोरी ऑल्सो दैट Matilda was proud of her beauty
एंड शी डिडंट से द ट्रू और शी डिडंट फॉलो द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, उसने ऑनेस्टी का पाथ फॉलो नहीं किया, उसने ट्रूथ नहीं बताया अपनी फ्रेंड को, तो उसको कितना सफ़र करना पड़ा, उसकी लाइफ कम्प्लीटली स्पॉइल हो गई, उसकी ब्यूटी ख़त्म हो गई जिस पर वो प्राउड फील करती थी। एंड शी हैड टू डू ऑल द टाइडियस वर्क्स, ऑल द ऑडियस वर्क्स दैट शी डिडंट लाइक एंड दैट शी डिडंट लाइक एवर, जो उसे कभी भी पसंद नहीं थे वैसे सारे काम उसको करने पड़े और बहुत ही मिजरी और टॉर्चर फील हुआ पूरे 10 साल के लिए। तो इसी तरह से सो वी मस्ट फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी बिकॉज इट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। एंड ऑनेस्टी ऑन द कंट्रेरी सीम्स टू बी अ डिफिकल्ट चॉइस इन परसूट ऑफ मटीरियल हैप्पीनेस। और अगर हम मटीरियल हैप्पीनेस की बात करें आज की लाइफ में, एज एवरीवन इज़ आफ्टर द मटेरियलिज्म, तो ऑनेस्टी का पाथ जो है चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है फर्स्टली। बट अगर हम इस पाथ को पहली डिफ़िकल्टी फेस करके अगर हम इस पाथ को फॉलो करते हैं ऑनेस्टी के पाथ को, सो इट बिकम्स द ओनली चॉइस फॉर द लाइफ ऑफ कंटेंटमेंट, पीस एंड एवर लास्टिंग हैप्पीनेस। तो बाद में जो इसका रिजल्ट होता है बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, बहुत पीसफुल लाइफ हमें मिलती है, बहुत कंटेंटेड लाइफ मिलती है एंड एवर लास्टिंग हैप्पीनेस होती है हमारी लाइफ में, क्योंकि हमारे दिल दिमाग पर कोई भी किसी भी तरह का कोई बोझ नहीं रहता। और अगर हम फॉल्सहुड की लाइफ चूज़ करते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में हमारे दिल पर ये बोझ बना रहता है कि हमने किसी को झूठ बोला। और एक सच को छिपाने के लिए जब हम झूठ का सहारा लेते हैं तो उसके आगे हमें कंटिन्यूसली झूठ ही झूठ बोलना पड़ता है। और रादर अगर हम एक सच को ही बोल दें तो उसके लिए हमें किसी झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता। तो वो जो प्रॉब्लम है हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ़िकल्ट लगती है बट वो इजीली सॉर्ट आउट हो जाती है और हमें पीसफुल लाइफ और कंटेंटेड लाइफ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वी शुड बी कंटेंट विद व्हाट लाइफ गिव्स अस। अब लाइफ जो हमें देती है, जिस तरह की लाइफ हमें मिली है बाय गॉड ग्रेस, तो उसी तरह की लाइफ में हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लाइफ इज़ अ ग्रेट मिस्ट्री फॉर एवरी इंडिविजुअल। दिस मिस्ट्री ऑफ लाइफ कम्स रैप्ड इन अ यूनिक पैकेज। अब लाइफ जो है वो बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। मिस्ट्री मीन्स सीक्रेट, इट इज़ सीक्रेट एज यू नो ऑल्सो। एंड फॉर एवरी इंडिविजुअल दिस मिस्ट्री ऑफ लाइफ कम्स रैप्ड इन अ यूनिक पैकेज। और जिस तरह से किसी को सरप्राइज दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है और उस पर्सन को नहीं पता चलता कि उस गिफ्ट के अंदर, उस पैक के अंदर क्या होगा, तो सेम वे हम लोगों को जो लाइफ मिलती है, एवरी इंडिविजुअल, हर एक पर्सन के लिए जो लाइफ है एक गिफ्ट की तरह है। गिफ्ट जो कि एक रैप किया हुआ है किसी पेपर में, एक यूनिक पैकेज है जो कि सबके लिए डिफरेंट है। फॉर सम इट इज़ ऑल रिचेस, कम्फर्ट, नेम एंड फेम। किसी किसी के लिए तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट होता है ये लाइफ का। इट इज़ फुल ऑफ रिचनेस, कम्फर्ट्स, डेलिकेसीज, लग्जरीज एंड नेम एंड फेम। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि कोई तो बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं लोग, बहुत ज़्यादा पैसा होता है उनके पास, बट लग्जूरियस लाइफ इंजॉय करते हैं। बट फॉर सम इट इज़ नथिंग बट sheer हंगर, पॉवर्टी, एंग्विश एंड एन एवरीडे क्वेस्ट फॉर बेस्ट सर्वाइवल। और दूसरी तरफ अगर देखें तो कई लोगों के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा वी कैन से कि एक सेक्रीफाइस लाइफ, बहुत ज़्यादा ट्रबल वाली डिफ़िकल्ट लाइफ होती है कि जो अपना पेट भरने के लिए भी उनको पूरा दिन सोचना पड़ती है। इट इज़ नथिंग बट sheer हंगर, पॉवर्टी, बहुत पुअर लाइफ होती है, बहुत पेनफुल लाइफ रहती है। एंग्विश मीन्स पेन एंड एवरीडे क्वेस्ट फॉर बेयर सर्वाइवल। और बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए भी एक इंसान के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है उसके सामने। तो इस तरह से किसी की लाइफ बहुत ही ज़्यादा रिच एंड कंफर्टेबल और किसी की बहुत ही ज़्यादा एंग्विश्ड एंड पुअर लाइफ होती है, जिसमें बेसिक नीड्स को पूरा करना भी मुश्किल होता है। So one, however, must learn to live within one's means and be content with what one has. तो अब क्या करना चाहिए कि हर एक पर्सन को जो भी उसको मीन्स अवेलेबल है, जो भी उसके लिए सोर्सेज अवेलेबल हैं, उसको उसी में कंटेंटेड रहना चाहिए। भगवान ने जैसी लाइफ हमें दी है उसी को हमें एडजस्ट करना चाहिए, अपने आप को सेटिस्फैक्शन देनी चाहिए उन्हीं चीज़ों के साथ जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं।
One may try to improve his lot by honest means and eventually must be at peace with what one manages to have. और अगर हम उसी लाइफ को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे जैसा कि हमें दी गई है, जो हमारी एक्चुअल लाइफ है, और हम हिपोक्रेसी एंड फॉल्सहुड का रास्ता नहीं अपनाएंगे तो डेफिनेटली इवेंचुअली मीन्स धीरे धीरे वी मस्ट बी एट पीस विद व्हाट वन मैनेजेस टू हैव, दैट मीन्स, और धीरे धीरे क्या होगा, हमारी ये हैबिट बन जाएगी कि हमें उसी तरह से जो चीज़ हमारी है, जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, वॉट एवर, लाइक इफ़ वी कट आर कोट अकॉर्डिंग टू आर क्लोथ, अगर हम जितना कपड़ा है उसी के हिसाब से हम अपनी पीस को काटते हैं जो भी हमें बनाना है, दैट मीन्स वॉट एवर सिचुएशंस वी आर इन, जिस तरह की भी सिचुएशंस में है, हम उसी तरह की सिचुएशन में हम अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं रिसोर्सेज के साथ जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उन्हीं में एडजस्ट करते हैं अपनी लाइफ को, एज इट इज़ वी एक्सेप्ट इट एज इट इज़ गिवन टू अस बाय गॉड और बाय आवर फैमिली। तो एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि ये हमारी जो हैबिट बन जाएगी, ये जो चीज़ को फॉलो करना, इसी पैटर्न को फॉलो करना हमारी हैबिट बन जाएगी और हम फॉल्सहुड और हिपोक्रेसी का रास्ता कभी नहीं देखेंगे। एंड अगर हम ट्रूथफुल रहते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं, तो हमारी लाइफ जो है बहुत ही पीसफुल चलेगी। So, with this, our question answers have come to an end. I hope you have well understood it. Thank you and have a nice day.